सर्वे छात्र छात्राः नमस्कारम्। अद्वयं संस्कृत पठिष्यामः एवं अद् दिनांक 3/11/20 कक्षा बीएड द्वितीय वर्ष और विषय संस्कृत शिक्षण। इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं। कई बार आपने ये देखा होगा कि एक गहन विषय पर अध्ययन करने के लिए सेमिनार, वेबिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। मतलब एक विषय पर सभी को अपना मत देना, सभी को अपनी बात रखने का एक अवसर दिया जाता है। एक विषय ऐसा चूज कर लिया जाता है या चयन कर लिया जाता है जिसपे वक्तागण उस विषय पे आकर अपनी टिप्पणियां देते हैं, उस विषय के बारे में समीक्षा करवाते हैं, आलोचनात्मक बातें बोलते हैं। तो ये सभी बातें एक विषय के बारे में जानकारी मिलती है और एक शिक्षार्थी और एक अधिगमकर्ता उस विषय के बारे में विस्तृत जानकारी कर पाता है, मतलब गहन अध्ययन कर पाता है। तो ऐसे महाविद्यालय स्तर पर, विद्यालय स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन करवाया जाता है। संगोष्ठी का मतलब होता है कि एक ऐसे टॉपिक पर परिचर्चा करना, उसके बारे में परिभाषा आ जाती है, उसके लाभ, हानि, उपसार, क्या उस टॉपिक में कितनी उपयोगिता है, कितनी उद्देश्य है, उस सभी चीजों को सम्मिलित करते हुए एक ही मंच पर हम एक संगोष्ठी आयोजित करी जाती है। आज हम संगोष्ठी के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने देखा कि अभी कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ है और विद्यालयों पे ताले लगे हुए, महाविद्यालय भी ताले लगे हुए। तो आज अभी जो सरकार जो शिक्षण करवा रही है वो ऑनलाइन शिक्षण करवा रही है और कई महाविद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर संगोष्ठियां, कार्यशाला, वेबिनार आयोजित करवा रही है। तो संगोष्ठियां क्या होती है, संगोष्ठियां किसे कहा जाता है और संगोष्ठियां का मतलब क्यों आयोजित की जाती है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा संगोष्ठी। संगोष्ठी महाविद्यालयों एवं शोध संस्थाओं में अनुदेशनात्मक परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जो चिंतन स्तर की अधिगम परिस्थितियों को प्रोत्साहित कर सके। यानी महाविद्यालय स्तर पर या शोधकर्ताओं के जो पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, नई नई चीजों की खोज करते हैं, वहां पर अधिगमकर्ताओं का या शिक्षार्थियों का उनके सामने ऐसी परिस्थिति हमें लानी चाहिए जिससे वो चिंतन कर सके, मनन कर सके, नई चीजों के बारे में सही और गलत की परख कर सके। तो उसके लिए संगोष्ठी सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि मानी जाती है। मतलब ये कि जैसे आज एक टॉपिक दे दिया, इस टॉपिक पे कई वक्तागण उसके बारे में सकारात्मक चीजें बोलेंगे, कई वक्तागण उस चीज के बारे में नेगेटिव यानी नकारात्मक चीजें बोलेंगे और अंत में वो हमारे लिए कितनी फायदेमंद है और वो कितनी महत्वपूर्णता रखता है, उन सभी जानकारियों को एक संगोष्ठी के माध्यम से हम बताते हैं। अब संगोष्ठी करवाते हैं तो संगोष्ठी को किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि संगोष्ठियों में अलग अलग
वक्तागण अपनी टिप्पणी रखते हैं, विषय के बारे में परिचर्चा करते हैं। फिर कौन आयोजित करवाता है, आयोजित करने का टॉपिक है, विषय आयोजित करने के दिनांक है, वो सभी चीजों को भी देखा जाता है। तो संगोष्ठियों की भूमिका है, यानी आप संगोष्ठी में भूमिका कौन कौन अदा करता है? संगोष्ठी में भूमिका, अब संगोष्ठी की कौन कौन भूमिका अदा करता है? सबसे पहले है अनुदेशक। कौन है? अनुदेशक। अब अनुदेशक कौन होता है? अनुदेशक पर संगो विचार गोष्ठी आयोजित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व रहता है, यानी पूरा जो एक संगोष्ठी को आयोजित करता है वो अनुदेशक करता है। मतलब उसको सब अरेंजमेंट करना पड़ता है, सब व्यवस्था ही करनी पड़ती है। किस तरह से बैठक व्यवस्था है, कौन बोलेगा, कौन करेगा, किसको क्या पदभार देना है, हमारा किस तरह से वार्ता चलेगा, और हमें कितने दर्शक आएंगे, हमें कौन सुनेगा, इन सभी की व्यवस्था एक अनुदेशक के माध्यम से की जाती है। अनुदेशक यह निर्णय लेता है कि संगोष्ठी का प्रकरण क्या होगा, यानी अगर संगोष्ठी करवानी है तो उसका मुख्य विषय क्या होगा, किस विषय पर हम परिचर्चा करेंगे, किस विषय पर हम कार्यशाला आयोजित करेंगे, वक्तागण कौन होंगे और कितने होंगे, उस विषय पे बोलने वाले वक्ता कौन होंगे, उनके नाम, उनका टॉपिक और कितने होंगे और क्या कहा जाएगा, उन सभी की जानकारी अनुदेशक के पास में होती है। वो कार्य योजना के एक प्रारूप बना के रखता है, पूरा प्रारूप बना के रखता है, और कब स्टार्ट करना है, कब खत्म करना है, उस पूरी कार्य प्रणाली का कच्चा चिट्ठा हमारे अनुदेशक के पास में होता है। किस क्रम में प्रस्तुति करेंगे, अब प्रस्तुति करने का क्रम भी जैसे हमने एक मुख्य विषय दिया तो मुख्य विषय के बारे में पहले परिचय होता है, फिर इसके बारे में लाभ, हानि, उद्देश्य, उपयोगिता, और अंत में जो भी इस तरह से क्रम होता है, उस क्रम में कौन सा वक्ता क्या टिप्पणी देगा, उस सभी का एक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया जाता है। संगोष्ठी की तिथियां, समय, कार्य की रूपरेखा तैयार करता है, कौन करता है? अनुदेशक। उसके बाद में है दूसरा अध्यक्ष। दूसरा कौन है? अध्यक्ष। अब अध्यक्ष कौन होता है? इसका चयन अनुदेशक तथा संगोष्ठी के भागी द्वारा किया जाता है, यानी जो अनुदेशक होता है वही चयन करता है कि कौन अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि अध्यक्ष उसी को बनाता है जो कर्तव्यनिष्ठ होता है, उत्तरदायित्व को समझता है, जिम्मेदारी को समझता है, इसी के लिए वो करवाता है। कर्तव्यों को समझने वाला, यानी संचालन की क्षमता के साथ अध्यक्ष अपने अधिकार, कर्तव्यों को समझने वाला होना चाहिए। भागीदारों को प्रश्न पूछने के लिए तो अध्यक्ष प्रोत्साहित करे, उनका ये उत्तर दे कि वाद विवाद के प्रश्न पूछने के लिए अध्यक्ष प्रोत्साहित करे, उसका ये उत्तर दे कि वाद विवाद प्रश्न पर नियंत्रण स्थापित करे, यानी वाद विवाद पर कौन प्रश्न पूछ सकता है और उन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से देने हैं, उन सभी का कंट्रोल, नियंत्रण एक अध्यक्ष के पास में होता है। अब तीसरा है वक्तागण। वक्तागण जो उस विषय के बारे में अपने राय देने वाले, टिप्पणी देने वाले, उस विषय के बारे में बताने वाले। अनुदेशक प्रकरण तैयार करता है तथा प्रस्तुतिकरण के लिए वक्ताओं को निर्धारण करता है। वक्ता प्रकरण का गहन रूप से तैयार करता है और उसकी प्रतिलिपि तैयार करके संगोष्ठी के पूर्व उनका वितरण कर देता है। एक अच्छा वक्ता वो होता है जो वाद विवाद को उत्साहित कर सके, प्रकरण पर वाद विवाद अधिक समय तक चले, वक्ता में प्रश्न पूछने, उत्तर देने और स्पष्टीकरण के लिए क्षमता निदान आवश्यक है, यानी उसको अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है तो उसका उत्तर देने की क्षमता हो, उसको समझाने की क्षमता हो, ये पूरा एक निदान आवश्यक है। उसके बाद में है चौथा भागीदार,
या श्रोतागण। अब श्रोतागण कौन होते हैं? सुनने वाले जो हम संगोष्ठी करवा रहे हैं या ऑनलाइन वेबिनार करवाते हैं, सेमिनार करवाते हैं, कार्यशाला का आयोजन करवाते हैं, तो उस कार्यशाला को सुनने वाले कौन है? वो श्रोता कौन है? श्रोतागण को भी प्रकरण का बोध होना चाहिए। यानी 10 दिन 15 दिन पहले हम एक मैसेज श्रोतागणों के बीच में डालते हैं या प्रेषित करते हैं कि इस विषय के बारे में इतनी तारीख को इतने समय संगोष्ठी की जाएगी या कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। तो उस दिन को श्रोतागण ध्यान रखता है और उस दिन पूरी तरह से तैयार होकर सुनता है। वक्तागणों के प्रस्तुतन की प्रशंसा करनी चाहिए और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। प्रकरण संबंधी अपने विचार लोगों को रख सकते हैं। अपने प्रश्नों को अध्यक्ष द्वारा वक्ता तक पहुंचाना चाहिए। उनके व्यवहार में शिष्टता होनी चाहिए। संगोष्ठी में सामान्यतः 25 से 40 भागीदारों को सम्मिलित किया जा सकता है। यानी संगोष्ठियों में कितने जनों को सम्मिलित किया जाता है? 25 से 40 लोगों को। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।